नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज इतना कुछ है मेरी प्लेट में, इतना कुछ है इस टेबल के ऊपर कि मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ तक जाऊँ। एक तो पहले क्रिकेट पे मुझे अफसोस करना है बिकॉज जो कुछ वहाँ पे मतलब आज से बहुत साल पहले आपको बताऊं, बहुत ही दिलचस्प बात है। 2007 में मैं लंदन में रहता था तो नजम सेठी साहब ने एक दिन मुझे फ़ोन किया। वो शायद लंदन आए हुए थे, पता नहीं पाकिस्तान से कर रहे थे। उन्होंने मुझे कहा कि यार ये तुम क्रिकेट पे क्यों नहीं प्रोग्राम करते हो। मैंने कहा जी मैं तो नजम पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हूँ, मैं क्रिकेट पे कहाँ। तो उन्होंने कहा कि सारी पॉलिटिक्स तो क्रिकेट में चली गई है। उसके बाद फिर आपने देखा कि नजम ने क्रिकेट की पॉलिटिक्स को भी नजम सेठी साहब ने हैंडल किया। आज सुबह सुबह मैंने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है, आज वाकई ही मुझे ऐसा लगा कि पूरी जो बड़े सग़ीर की पॉलिटिक्स है वो क्रिकेट के अंदर चली गई है। जब मैंने देखा कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो हैं वो अपनी क्रिकेट टीम को बता रहे थे कि मैच खेलने का क्या तरीका है अपने ट्वीट्स के ज़रिए। और उसके बाद फिर नईमुल हक साहब का मैंने वो ट्वीट देखा चंद घंटों के बाद, जिसमें नईमुल हक साहब ने, वो प्रोड्यूसर साहब ने तैयार नहीं किया वरना आपको स्क्रीन पर दिखाते, लेकिन उम्मीद है कि चंद सेकंड्स के मिनटों के बाद हम दिखा सकेंगे आपको शायद ब्रेक के बाद। जब नईमुल हक साहब ने कहा कि देखें ये जो कैप्टन है ना क्रिकेट का सरफराज, इसने सही फैसला नहीं किया, इसको चाहिए था कि पहले बैट करता। और उसके बाद ऑब्वियस था, उसके बाद पूरा पाकिस्तान दुआएं मांग रहा था कि शायद बारिश हो जाए वहाँ पे। वो बारिश हुई भी, लेकिन उसके बावजूद हमारी जान जो है वो क्रिकेट मैच से बच नहीं रही। बहरहाल क्रिकेट का एक नुकसान ये हुआ पाकिस्तान की पॉलिटिक्स को कि आज जब बिलावल भुट्टो साहब रायबंड में जाती उम्रा में पहुंचे तो सारे टेलीविज़न चैनल्स जो हैं उन्होंने उतना, उनको इतनी इंपॉर्टेंट ये पॉलिटिकल मीटिंग थी, उसको वो वक्त नहीं मिल सका क्रिकेट के मैच की वजह से जो अदरवाइज़ इस इंपॉर्टेंट मीटिंग को मिलता। ताहम इस मीटिंग के बाद बिलावल जरदारी भुट्टो साहब ने जो एक मुख्तसर सी प्रेस टॉक की वो मैंने सुनी। आप पे सी भी सैकड़ों हज़ारों लोगों ने जो क्रिकेट से हट के शायद टेलीविज़न स्क्रीन देख रहे होते, उन्होंने वो प्रेस टॉक सुनी होगी। और वो प्रेस टॉक जब मैंने सुनी तो मेरे 14 तबक जो है वो रोशन हो गए। आई मस्ट एडमिट कि मेरे 14 तबक रोशन हो गए। मुझे एक झटका लगा वो बिलावल भुट्टो साहब की। वो पहला मैं टुकड़ा आपको सुनाता हूँ और फिर मैं आपको बताता हूँ कि मुझे ये बिजली का जो 1100 वोल्ट का झटका है वो क्यों लगा। सुने वो टुकड़ा। मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक नून लीग में एक नई क़यादत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला मैं मरियम शरीफ साहिबा, बाकी जो नौजवान सियासतदानों हैं इस मुल्क में, हमने एक लंबा इनिंग्स खेलना है। हमने लॉन्ग टर्म इस मुल्क में सियासत करना है। हमने लॉन्ग टर्म एक ट्रस्ट बिल्ड करना है। नाज़रीन, बुनियादी तौर पे बिलावल जरदारी भुट्टो जो हैं वो क्या कह रहे हैं? बिलावल जरदारी भुट्टो ये कह रहे हैं कि मैं जवान हूँ, मैं 30-31 बरस का हूँ, मरियम भी अभी 50 बरस की नहीं हुई हैं। हम दोनों मिलके, यानी जरदारी ख़ानदान और शरीफ ख़ानदान जो है, हम अब इसके डिसेंडेंट्स हैं, इनहेरिटर्स हैं और अब हमने पाकिस्तान में एक लंबी इनिंग खेलनी है और यहाँ पर हमने हुकूमत करनी है। मतलब ये वो कह रहे हैं। दर हकीकत इसकी तशरीह करना बहुत ज़रूरी है। बदकिस्मती उनकी कि फिरदौस आशिक अवान साहिबा जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं, उन्होंने उससे चंद घंटे पहले एक खासा चुपता हुआ उन्होंने ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि ये दो ख़ानदान हैं, एक जरदारी सल्तनत शरीफिया की सदा याफ्ता शहजादी और सल्तनत जरदारिया के वली अहद का रायबंड महल में इज्तिमा का जमहूरियत से ताल्लुक़ नहीं। ये फिरदौस आशिक खान साहब ने खासा सड़ा हुआ एक मतलब ट्वीट किया था। लेकिन बिलावल भुट्टो ने इस सड़े हुए ट्वीट के बाद भी बेसिकली जो चीज़ कही है ज़रा शुस्ता ज़ुबान में, वो कही उन्होंने यही है। लेकिन इसका अगला जो मैं टुकड़ा उनको बिलावल भुट्टो का सुनाना चाहता हूँ वो इससे ज़्यादा सिग्निफिकेंट है और वो मैं आपको 2 दफ़ा सुनाऊँगा। 1 दफ़ा नहीं सुनाऊँगा, 2 दफ़ा सुनाऊँगा। ज़रा देखें कि क्या जब बिलावल भुट्टो बोलते हैं मरियम शरीफ के बारे में, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में, जब वो जुमले बोलने लगे हैं, उनकी ज़ुबान और उनके अल्फाज एक दूसरे का साथ नहीं दे पा रहे। नाजरीन ज़रा गौर कीजिए कि ज़ुबान जो है वो उनके अपने अल्फाज का साथ नहीं दे पा रही। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, मेरी ज़ुबान मेरे अल्फाज का साथ दे रही है। ये होती है आपकी साइकोलॉजिकल ट्रूथ। ज़रा सुने क्या कहते हैं। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग जो है, मरियम शरीफ साहिबा जो है, वो वो सच्चाई के साथ चलेगी इंशाअल्लाह ताला। मैं देखता हूँ जब मैं मरियम शरीफ साहिबा से मिलता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की दुख है, मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की नाराज़गियाँ हैं और मरियम शरीफ साहिबा जो है वो अपनी वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेट डाउन नहीं करना चाहेगी।
चंद हफ्ते पहले एक शादी में, ये पता नहीं किसी जगह पे, मैं बिलावल जरदारी भुट्टो को मिला, नहीं ब्रिटिश हाई कमिश्नर मिला बहुत महीने पहले। मैंने उनको कहा था आप अपनी उर्दू तो कम से कम ठीक कर रहे हैं लीडरशिप के लिए। उन्होंने बहुत बुरा मुंह बनाया। मैंने उनको कहा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी उर्दू नहीं आती थी, उनको लातीनी ज़ुबान भी नहीं आती थी। जब वो ऑक्सफोर्ड पहुंचे तो उनके प्रोफेसर ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को कहा कि ये 2 साल में तुम्हें सीखनी पड़ेगी ये लैटिन जो है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको कहा मैं आपको 1 साल में ये लैटिन जो है ना कंप्लीट करके दिखाऊंगा। प्रोफेसर ने कहा कि बच्चे कोई कर नहीं सका, लेकिन 1 साल के बाद उसी प्रोफेसर ने उनको लातीनी ज़ुबान के अंदर माना जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, कि उन्होंने अपने सब्जेक्ट के अंदर लैटिन जो है ना उसमें भी उन्होंने साबित करके दिखाया। ये आप लीडरशिप करने चले हैं जरदारी भुट्टो साहब पाकिस्तान में, ज़ुबान चले आप उर्दू कम से कम अपनी ठीक कर ले, लेकिन अभी जो ये आपने प्रॉब्लम देखा है ना ज़ुबान और अल्फाज का, इसका ताल्लुक उर्दू ज़ुबान के साथ नहीं है। ये ज़रा दोबारा सुनाए प्रोड्यूसर साहब, ज़रा दोबारा सुनाए। उनकी ज़ुबान उनके अल्फाज का साथ नहीं दे पा रही, दोबारा सुनाए। तो मैं समझता हूँ कि नून लीग जो है, मरियम शरीफ साहिबा जो है, वो वो सच्चाई के साथ चलेगी इंशाल्लाह ताला। मैं देखता हूँ जब मैं मरियम शरीफ साहिबा से मिलता हूँ कि मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की दुख है, मरियम शरीफ साहिबा में पंजाब की अवाम की नाराज़गियाँ हैं, और मरियम शरीफ साहिबा जो है वो अपनी वालिद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को लेट डाउन नहीं करना चाहेगी। इसमें सिर्फ एक सच था कि मरियम नवाज साहिबा अपने वालिद साहब को लेट डाउन नहीं करना चाहेगी। मुझे ज्वाइन कर रही हैं महमल सरफराज साहिबा, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, अखबारों की एडिटर रह चुकी हैं। मुझे वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। महमल सरफराज, आपकी क्या फीलिंग है जब बिलावल भुट्टो हमें ये बताते हैं कि मैं जवान हूं और हमारा पॉलिटिकल फ्यूचर है दोनों का, मेरा और मरियम का मिलके? मोहित, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मेरे तो ख्याल में एक्चुअली ये बहुत ही एक पॉजिटिव चीज़ थी, बड़ा अच्छा मैसेज उन्होंने दिया। ये जो अपोजिशन कर रही है मरियम नवाज साहिबा और बिलावल भुट्टो साहब, ये जो मिल रहे हैं, और ये एक्चुअली इट्स अ रिजल्ट ऑफ बिलावल भुट्टोज ओन मास्टर स्ट्रोक। पहले वो जाके मियाँ साहब को जेल में मिले, उन्होंने मजाक पुरसी की, फिर उसके बाद उन्होंने इफ्तार डिनर रखा, फिर आज उनको बुलाया भी गया। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि अनफॉर्चुनेटली मोहित, जो ये गवर्नमेंट है, हमें इस तरह लग रहा है कि जैसे हम एक टोटलिटेरियन और अथॉरिटेरियन रूल की तरफ जा रहे हैं और थोड़ा सा फैशिज्म की तरफ जा रहे हैं। क्योंकि जिस किस्म का कंट्रोल मीडिया के ऊपर है, जिस किस्म का कंट्रोल अब सोशल मीडिया के ऊपर आ रहा है, जिस किस्म का कंट्रोल ये जुडिशरी पे चाहते हैं, जिस किस्म का कंट्रोल ये अपोजिशन पे चाहते हैं, जिस किस्म की ये हुकूमत तर्ज हुकूमत करना चाहते हैं, तो उससे तो अपोजिशन अगर इकट्ठी नहीं होगी तो उससे बड़ी बेवकूफ़ी क्या होगी। तो इसलिए जो बिलावल भुट्टो साहब ने आज कहा है और जो मरियम नवाज साहबा ने जिस तरीके से वो चल रही हैं, सियासत अपनी कर रही हैं, वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक जा रहे हैं। बिकॉज देव रियलाइज 2 थिंग्स। वन, दैट एक तो ये है कि जमहूरियत जो है अपोजिशन के मिलने से नहीं चल सकती, और दूसरा ये कि जो एक वन साइडेड चीज़ हो रही है अपोजिशन के साथ, जो ये गवर्नमेंट और नैब गठजोड़ और जो मुक्तदर अदारे कर रहे हैं, तो वो जो है इस तरह से नहीं चलेगा अगर ये इकट्ठे ना हुए। अगर ये डिवाइड एंड रूल वाली चीज हुई तो फिर ये इस मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा ठीक है। आपका मौक़िफ़ बड़ा जबरदस्त। महमल, आपने ऑपोजिशन का, बिलावल भुट्टो का और मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का मौक़िफ़ बड़े ज़बरदस्त तरीके से आपने रखा। डॉक्टर शहबाज गिल साहब, आपकी हुकूमत की जो नाकामी और उसकी जो फेलियर है पॉलिटिकल इकॉनमी को हैंडल ना कर सकने की, उसका नतीजा ये है कि 2 ऐसे ख़ानदान जिनके बारे में मैं कम अज़ कम ये अपने मेरा पूरे दिल के मेरा गवाही देता है, जिन्होंने लूटा पाकिस्तान के लोगों को, उनकी तमाम जायदादें अरबों खरबों रुपए की जो हैं वो यहाँ की लूट मार से बनी हैं। वरना ये हमें पैसे बना के दिखाते हैं अमेरिका में, वरना हमें ये पैसे कमा के दिखाते हैं बरतानिया के अंदर, जिनको शौक है, लेकिन यहाँ से इन्होंने लूट फूट शुरू किए। वो आज दोबारा अपनी ख्वाहिश, उनको ख्वाब नज़र आ रहे हैं यहाँ डायनेस्टिक हुकूमत करने के। वहाँ हिंदुस्तान के अंदर वो बेचारा राहुल गांधी बूढ़ा हो गया है, अभी तक उसको हुकूमत नहीं मिल पा रही। वो जो नेहरू का जो ऑफस्प्रिंग है, वो जो इंदिरा गांधी का पोता है, वो जो राजीव गांधी का बेटा है, उसको तो हुकूमत नज़र नहीं आ रही। ये दोबारा सोच रहे हैं कि ये पाकिस्तान के लोगों पर आके हुकूमत करें। आपके फेलियर की वजह से, आपके निकम्मेपन की वजह से, आपकी डिजास्टर्स पॉलिसीज़ की वजह से उनको हिम्मत हो रही है ये बातें करने की।
बहुत शुक्रिया मोहित। पहले तो पहली दफ़ा आपके शो पे आया हूँ 92 पे यहाँ पे, तो आपको मुबारक भी और बहुत शुक्रिया। देखिए मोहित, बात यह है कि हमें जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं, केओस में होते हैं, जैसे कई दफ़ा हमारे किसी बच्चे को चोट लगती, बड़े को, तो हम उसे रश करते हैं हॉस्पिटल में, हम पैनिक होते हैं, हम शोर मचा रहे होते हैं, हम डॉक्टर से लड़ने की भी कोशिश करते हैं। बट आपने देखा होगा डॉक्टर्स यूजुअली काम होते हैं, वो हमारे जज्बात, आप खुद भी एक डॉक्टर, हमारे जज्बात को, कर्टन को साइड पर रख के, वो हमें सामने से नहीं कहते यार आप क्या कर रहे हैं, हटें इसको, वो हमारे जज्बात को साइड पे रख के पेशेंट पे तवज्जो होती है उनकी। उन्होंने फर्स्ट एड देनी है, उनके लिए ये कि अगर ब्लीडिंग हो रही है तो वो कैसे रोकनी है, उनके लिए ये कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है तो उसको नीचे कैसे करना है, उनके लिए ये नहीं कि माँ कितना ऊंचा रो रही है, बाप कितना पैनिक है, कितनी बार पूछ रहा है, ये नहीं है। अब आपने जो इंट्रो में भी बातें कही कि हमारे करेंसी की भी वैल्यू नीचे चली गई, नीचे चली गई है बहुत ज़्यादा नीचे, 10-12 दिन में। और आपको अच्छी तरह से पता है कि ये सारा फियास्को होने से पहले जो मेरी बचत थी 10-12 साल में, जो मैंने कमाया था मैं अमेरिका से वो यहाँ लाया था, यहाँ मैंने उसकी कुछ प्रॉपर्टी खरीदी थी, ज़मीन की भी वैल्यू, वो वैल्यू मैं आधी उसको लूज़ कर गया। लेकिन मुझे फिर भी फ़ख्र है कि मैंने ये काम किया, मैंने बहुत हार्ड वर्क से वो पैसा कमाया था, वो मैं आधा लूज़ कर गया, कोई बात नहीं। लेकिन क्योंकि मुझे पता है मेरी कंट्री ने दोबारा उठना है, मुझे पता है पहली दफ़ा पाकिस्तान में एक ऐसा लीडर आया है, इनको नहीं पता कि 6,000 से 24,000 पे कर्जे लेके, इनको नहीं पता कि ये करंट अकाउंट डेफिसिट 19 में। एक बात पूछ दीजिएगा, आपको नहीं लगता कि ये करप्ट है? कि आप कह रही है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट रिव्यू, बताइए कि क्या इमरान खान फाइनेंशियली करप्ट है या ये दोनों करप्ट है? दिल पे हाथ रख के बताइए। अच्छा, सिर्फ मैं एक चीज पूछना चाहूंगी मोहित आपसे, और डॉक्टर साहब से भी है कि मैं डॉक्टर गिल से भी एक सवाल, फर्ज करें सवाल का तो जवाब देते हैं, बड़ा सिंपल सा। मेमल, आपको नहीं सवाल के जवाब में ही मैं करप्शन की है बहुत ज्यादा, कि नहीं लगता आपको? नहीं महसूस होता? इसी सवाल के जवाब में मैं आपको नहीं नजर आता ये 2+2 करके? इसी सवाल के जवाब, भाई इसी सवाल के जवाब में एक सवाल कर रही हूँ, जरा सुन। चलिए मैं फिर आता हूँ, मैं हारून साहब को अभी तक मैं मेमल फिर मैं चाहता हूँ इसका सवाल का जवाब होना चाहिए। वैसे हमें पूरी ऑनेस्टी और दयानत से इस क्वेश्चन को एड्रेस करना चाहिए। हम क्यों मुनाफिकत कर रहे हैं, हम क्यों झूठ बोल रहे हैं? भाई मैं बिल्कुल दूंगी, आप मुझे जो मौका तो दें, मैं दूं जवाब। मैं चाहता हूं फिर दें आप, मैं जरा नहीं, एक सेकंड, मैं बिल्कुल आऊंगा आपकी तरफ। देखिए वो हारून साहब को मैं अभी तक नहीं ले सका। हारून रशीद साहब, ये इमरान खान की गवर्नमेंट की बैड पॉलिसीज, वो इमरान खान साहब जिनको आपने सपोर्ट किया, कम से कम पता नहीं कितने अरसे से आपने सपोर्ट किया, लेकिन हम सब ने ही सपोर्ट किया। पॉलिसीज की नाकामी की इंतहा ये है कि आज बिलावल भुट्टो और मरियम दोबारा ख्वाब देखने लग गए हैं कि ये दोनों खानदान हम पे दोबारा हुकूमत करेंगे। इतना क्या हमने जुर्म किया पाकिस्तान के गरीब लोगों ने कि ये डायनेस्टीज दोबारा हम पे रूल करेंगी और हम निकल ही नहीं सकते इनके चुंगल से? जरदारी साहब जिंदा सलामत है, इतना बड़ा बोझ उठा के कोई भाग नहीं सकता, कोई चल नहीं सकता, जिंदगी दौड़ में आगे नहीं बढ़ सकता, और उनमें सलाहियत कैपेसिटी भी नहीं है। और वो एक उसकी गिरफ्तारी की वजह से, नवाज शरीफ की वजह से, पंजाब में बहरहाल नून लीग बड़ी पार्टी है, उनसे हमदर्दी है, लेकिन साहिबा भी जो वो नखवत और नफरत के सिवा उनके पास क्या रखा है? वो मुल्क चला सकते हैं। आज फर्स्ट नो कॉन्फिडेंस हो जाए और इनकी हुकूमत बन जाए नून लीग की, इससे बुरा हाल होगा। और एक ये ऑप्शन हो सकता है, इनको मौका दिया जाए। फर्ज कीजिए अब बार अगर शिद्दत पैदा हुई हालात में, तो कोई और ही कोई चीज होगी, कोई नई ताकतें उभरेंगी सियासी, कि वो मसले का हल नहीं है कोई भी। लेकिन हारून साहब, फौज का पाकिस्तान में, बस आखिरी फिक्रा मैं अर्ज करता हूँ ना, मुझे इनके कोई करप्ट होने में रत्ती बराबर शुबा है, और मैं अपने डाकू को उससे मोहब्बत नहीं कर सकता जो मुझे बार बार लूटे, हर रोज मुझे लूटता हूँ, मैं उससे मोहब्बत नहीं कर सकता, मैं उसको गवारा ही नहीं कर सकता, मैं उसको जमीन के नीचे देखना चाहता हूँ, लेकिन एक अदालती निज़ाम के तहत, सिस्टम के तहत, इंडिविजुअल के हाथों नहीं। और ना मुझे इमरान खान की नालायकी में रत्ती बराबर शुबा है, मैं उसकी रग रग से वाकफ हूँ, मैंने जिंदगी का तवील अरसा उसके साथ गुजारा है। वो सिर्फ क्रिकेट के लिए अल्लाह ने उसको पैदा नहीं किया था, ये शौकत खाना और नमल यूनिवर्सिटी के लिए। ले महमल, ये हारून रशीद साहब ने आपका एक तो बहुत बड़ा काम आसान कर दिया कि उन्होंने एज सपोर्टर ऑफ इमरान खान, लाइफ लॉन्ग सपोर्टर ऑफ इमरान खान, ये कहा कि इमरान खान में गालिबन हुकूमत चलाने की सलाहियत नहीं है। उसने एक कैंपेन ज़रूर चलाई है शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़, जरदारी के ख़िलाफ़, अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़, लेकिन हुकूमत की डिलीवरी की कैपेबिलिटी जो है, हारून साहब कह रहे हैं, नज़र नहीं आती। मैं आई डोंट फुली एग्री विद हिम, लेकिन बहरहाल बहुत से और लोग भी ऐसे सोचते हैं। आप भी यही कह रही थी ना। लेकिन जो दूसरा सवाल है कि शरीफ ख़ानदान की करप्शन और जरदारी ख़ानदान की जो करप्शन है, क्या आपको वो नहीं फील होती, नज़र नहीं आती? क्या आपकी जजमेंट में इन्होंने पाकिस्तान को लूट के ये दौलत नहीं बनाई?
अच्छा मोहित, अब मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, मैं इसमें 2-3 चीजें कहना चाहती हूँ। पहली चीज तो ये कि आप देखिए, अगर मेरी ब्रेक से पहले तो 2 मिनट है। फर्ज करें कि मैं हूं, मेरे पूरा जी आप ब्रेक लेना चाह रहे हैं? हेलो, ब्रेक से पहले मैंने कहा 2 ही मिनट है, 1.5-2 मिनट है, आप बोले, मैंने नहीं रोका आपको, मैंने आपको जी नहीं बस रोका। ठीक है, हाँ थैंक यू जी थैंक यू। सो मैं ये कह रही थी कि फर्ज करें कि मैं हूं एक इंडिविजुअल और मेरे घर का पूरा खर्चा मेरे दोस्त यार चलाते हैं और मेरा बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होता, मैं मिनिमम टैक्स दे रही हूँ, मेरे पास प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, लेकिन मेरा खर्चा जीरो है। मेरा बिजली का बिल, मेरा किचन का बिल, मेरे गाड़ियाँ, मेरे बिजनेस क्लास की टिकट्स, मेरे ट्रैवल, मेरे लॉजिंग, बाहर के ट्रिप्स, हर चीज़ कोई और दे रहा है। और उसके बाद जब मेरे हुकूमत में आ जाती हूँ तो मैं उन सब दोस्तों को कहीं ना कहीं किसी तरह एडजस्ट कर देती हूँ। कोई अनऑफिशियली पंजाब हुकूमत चला रहा हो, किसी को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिल गया, कोई मेरा एडवाइजर बन जाए, कोई कुछ हो जाए। फाइनेंशियल करप्शन तो नहीं मैंने की, लेकिन ठीक है, मतलब नवाजा ही है दोस्तों को, एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन ठीक है। दूसरी चीज, जरा आप लोग भी अपने दिल पे हाथ रख के ये बताइए कि क्या ये इलेक्शंस जो थे, क्योंकि आप बार बार ये कह रहे हैं कि ये दोनों बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज कह रहे हैं कि हम वापस आएंगे, अगर ये इलेक्शन फ्री एंड फेयर होते तो क्या पीटीआई की हुकूमत आती? किसकी हुकूमत आती? आज आप पंजाब के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करा लें तो मुझे बता दीजिएगा किसकी हुकूमत आएगी। तो बात ये होती है कि देखिए, करप्शन की जहां तक बात है, जरूर आप करप्ट लोगों के खिलाफ आप जरूर मुकदमे चलाएं, लेकिन 11 साढ़े 11 साल जेल में रहे। नहीं, आप उसी वक्त करा लेते, वो आप बता दें हाथ रख के। मैं इसका ये बड़ा अच्छे हुए थे। अच्छा खैर, उसको भी बड़े अच्छे आपने सवाल रेज किए हैं, इसका जवाब हम लेते। वो ब्रेक ले लूं ना, मैंने कहा था ना कि ब्रेक में 1.5 मिनट रहेगा, ब्रेक ले लूं मैं, बिल्कुल आपके सवाल और भी मैं आई गेट बैक टू यू। एक जवाब ले लेते हैं नाज़रीन, ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद फिर इन सवालों से आगे बात को बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वक्फे से पहले महमल सरफराज साहिबा ने बहुत ही दिलचस्प एक सवाल उठाया। उनका ये कहना है कि ठीक है कि इमरान खान साहब उस तरह से उन पर करप्शन का, वैसे उन्होंने उस सवाल का जवाब नहीं दिया, वो अभी भी मैंने उनसे लेना है, लेकिन वो कहती हैं कि इमरान खान को उस तरह से करप्ट तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अगर आपके दोस्त आपके रेस्टोरेंट्स के खाने के पैसे दें, अगर आपके हवाई जहाज़ का ट्रैवल करने का टिकट कोई और दे, अगर आपके पास बहुत बड़ी जागीर हो, ज़मीन हो, 300 कनाल से बड़ा बंगला शंगला हो, सब कुछ हो, लेकिन टैक्सेस आप बहुत थोड़े दें और उसके बाद आप हुकूमत में आ जाएं और वो तमाम दोस्त आपके जो अहबाब हैं, जो आपको सपोर्ट करते रहे हैं फाइनेंशियली, उनको आप पॉलिटिकली इंपॉर्टेंट पोजीशंस पे फिक्स करें, इशारा उनका एटीएम्स की तरफ है, जिनको अपोजिशन एटीएम्स कहती रही है, तो फिर आपको क्या ऑनेस्ट कहा जा सकता है? यहाँ से हम बात का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, महमल हैज़ अ पॉइंट, मुझे बस जवाब देने दीजिएगा, पिछले वक्फे में मुझे टाइम नहीं ज़्यादा मिल सका था। देखिए, एक तो मरीम नवाज साहबा ने भी चंद दिन पहले एक ट्वीट किया था कि इमरान खान ने कभी आज तक कोई नौकरी नहीं की, तो फिर वो ये सारा कुछ उनका घर और सब कुछ किया है। हमारे यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये बताने की जरूरत है। स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट नहीं है उसका, जो महमल ने सवाल रेज़ किया ना, मैं जवाब देता हूँ उसी से लिंक कर। जी मैं लिंक करके, मरीम का आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग, जी मैं वही, उनका भी ऑलमोस्ट वही है कि उनके पास प्रॉपर्टी और वो पैसे नहीं देते रहे। बात ये कि जो प्रोफेशनल क्रिकेटर होता है, फुटबॉलर होता है, वही उनकी जॉब होती है, दैट इज़ अ प्रोफेशन। इमरान खान साहब एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर थे और उन्होंने उस ज़माने में जो पैसे कमाए उससे उन्होंने वहाँ पे अपार्टमेंट लिया और उन्हीं पैसों से आके यहाँ पे उन्होंने घर लिया, जो सुप्रीम कोर्ट में वो साबित कर चुके हैं कि किन पैसों से उन्होंने घर लिया। ये तो हो गई एक बात कि उनकी जो प्रॉपर्टी, बड़े घर में रहते हैं, वो एक सर्टिफाइड तरीके से बनाए हुए पैसे में रहते हैं, जो वो सुप्रीम कोर्ट में प्रूव कोई शक नहीं है। मतलब मरीम के आगे महमल का उनके बिल देते हैं, उनके बिल देते हैं लोगों ने उन पे, जी मुझे समझ आ गई, मैं बताता हूँ। उनकी पूरी दुनिया में प्रेसिडेंट ओबामा देखें, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो के एक मामूली प्रोफेसर थे, ठीक है, यहाँ पे प्रोफेसर को मामूली समझा जाता है, इसीलिए तो लोग ताना दे देते हैं कि ला के पंजाब की गवर्नमेंट में लगा दिया किसी को। हालांकि हमारी गवर्नमेंट अमेरिका में भी प्रोफेसर के पास पैसे नहीं होते, कम होते बिल्कुल, बिजनेसमैन से कम होते। अब बात करते हैं कि एटीएम्स की। अलीम खान साहब को कहा जाता था एटीएम। देखिए उन बेचारों ने क्या, उन्होंने तो बल्कि कीमत पे की का मतलब ये कि उन्होंने जेल काटी, अपने मुकदमे काट रहे हैं, और जब वो बिल्कुल क्लीन होंगे उन मुकदमों से, आप देखेंगे विल बी बैक इन द गवर्नमेंट, अगर वो क्लीन होते हैं तो। जहांगीर तरीन साहब के ऊपर किया
दिया, बताइए उनके पास कौन सी ऐसी पावर है, कौन सा पोर्टफोलियो है, कौन सा ऐसा मेजर डिसीजन मेकिंग है जो वो कर सकें अभी तक, या वो कर रहे हैं। हाँ, वो इमरान खान साहब के करीबी साथी थे, वो अभी भी हैं, तो उन्होंने भी एक किस्म का पार्टी को दिया है, कुछ ऐसा को लिया तो नहीं है। बाकी तमाम लोग बड़े लीडर्स जो शाह महमूद हैं या तमाम लोग हैं, वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं पार्टी के लिए, कुछ वहाँ से निकाला तो ऐसा सच नहीं है कि उनका कोई पॉलिटिकल स्कैंडल आ गया हो, फाइनेंशियल स्कैंडल आ गया हो, कोई दूसरी चीज़ आई। तो पूरी दुनिया में ओबामा जो थे वो एक प्रोफेसर थे, उनकी पार्टी ने फंड किया। और आपको क्या लगता है कि जब ओबामा कैंपेन करते थे तो ओबामा अपनी जेब से कैंपेन कर सकते हैं? आप सेनेटर नहीं बन सकते अमेरिका में। इसका मतलब है कि अगर अमीर आदमी नहीं है इलेक्शन लड़ना तो फिर तो करप्ट लोगों का ही हक है सिर्फ, फिर तो ये डायनेस्टिक पॉलिटिक्स ही रहेगी। कल को आप या मैं इलेक्शन लड़ना चाहें तो आपको लगता है हमारे पास 10 अरब होगा, 1 अरब होगा, 2 अरब होगा या 10 करोड़ होगा कि हम इलेक्शन लड़ सकें, वो एमपीए का हो, एमएनए का हो। तो पूरी दुनिया में एक मरवजा और मुसद्दका तरीका है कि फंड करती हैं पार्टीज अपने लीडर्स को ताकि वो इलेक्शन लड़ सकें। तो इमरान खान साहब की पार्टी ने भी उनकी कैंपेन को फंड किया। रही बात कि उनके अपने घर के, तो अगर तो इन्होंने पे किए हुए हैं, महमल साहबा ने तो ये बता दें कि अगर इन्होंने, अब कोई उन्हें डिनर पे बुलाएगा, लंच पे बुलाएगा तो वही पैसे पे करेगा ना। मैं आपको लंच पे लेके जाऊंगा तो मैं ही पे करूंगा। लेकिन अगर तो उनके घर का बिल महमल साहबा ने पे किया हुआ है तो ये रसीद दिखा दें, या इनके किसी दोस्त ने पे किया, उसने इनको रसीद दी हुई है कि मैंने इमरान खान साहब का बिल पे किया, तो वो दिखा दें। मेरी जो इंफॉर्मेशन है, इमरान साहब ने अपने घर के तमाम बिल खुद पे किए पहले भी, और आज पाकिस्तान की तारीख में वो वाहिद प्राइम मिनिस्टर हैं, वाहिद प्राइम मिनिस्टर जो अपने घर का तमाम खर्च खुद अपनी जेब से पे करते हैं, सवाए ट्रैवल और सिक्योरिटी, क्योंकि वो स्टेट की जरूरत है, उनकी अपनी जरूरत है, और अपने घर में रहते हैं। एक सेकंड के लिए बता दूं, 40% उन्होंने प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट का खर्चा कम किया है। 1 अरब 40 करोड़ नहीं बढ़ा, मैं यही बता रहा हूं, गलत स्टोरी थी। 1 अरब में, मुझे सिर्फ सेकंड दीजिए, करेक्ट कर दूं, 1 अरब 40 करोड़ तक ये खर्चा करते थे नवाज शरीफ साहब या शायद खकान अब्बासी के टाइम में। ये 1 अरब 40 करोड़ तक, 39 करोड़ तक गया है। खान साहब ने 75 करोड़ इस्तेमाल किए, जिसमें लार्जर पार्ट सैलरीज सिक्योरिटी का है, उनकी जात के ऊपर नहीं है, वो अपने तमाम पैसे देते हैं। अगले साल के लिए 86 करोड़ रखे गए हैं, और पिछले सालों में ये 1 अरब 10 करोड़, 1 अरब 12 करोड़। तो ये गलत स्टोरी थी, और वो क्यों थी? डिजास्टर मैनेजमेंट का एक इदारा है जो प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटेरिएट के अंडर होता है, डिजास्टर के लिए पैसे देता है, उसका फंड डाल दिया। आखिरी सिर्फ तो ये लोग एडजस्ट होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं, और वो लोगों को कई दफा लगता है, अब मैं तो एक वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी में पढ़ा के को 10-12 साल वो करके आया हूं, और एक बड़े ही टफ इलेक्शन कैंपेन से गुजर के मैं जहां बैठा हूं। लेकिन कहने का मतलब ये कि लोगों को लगता है, और बहुत सारे लोग, बहुत सारे तजियाकार भी एडजस्ट हुए हैं, फिर लोगों को इन्होंने खासा पॉइंट पर पॉइंट जवाब दिया है। मोहित, मैं जरा इसका जवाब नहीं सॉरी मोहित, मैं चीज कहना चाहूंगी कि देखिए हमारे कोर्ट्स मौजूद हैं, 11.5 साल जरदारी साहब जेल में रहे, उन पर मुकदमात बने, उन पर कुछ प्रूव नहीं हो सका, ठीक है। अच्छा, मियां नवाज शरीफ साहब को भी इकामा पे निकाला गया, पैनामा का पूरा केस था, उन्हें करप्शन पे नहीं निकाला गया। अब मसला ये है कि मैं तो एविडेंस जो कोर्ट देख रही है, जो एग्जामिन कर रही है, मैं तो उसी पे बात करूंगी। अभी वो जेल में चल रहे हैं केसेस, अगर प्रूव हो जाता है तो हम तो आपके पास बिल्स का एविडेंस है कि लोगों ने बिल पे किया किसी लीडर का? नहीं, आपके पास एविडेंस है कि मैंने तो एक एग्जांपल अपनी दी थी। नहीं डॉक्टर साहब, मैंने तो अपनी एग्जांपल दी थी। मैंने कहा अगर मेरे घर के बिजली के बिल और किचन का बिल और बाकी सब चीजें और कपड़े भी, वैसे तो बुशरा बीवी साहबा ने भी कहा था कि कपड़े भी उन्हें दोस्त यारी देते हैं, बाकी चीजें। तो ये तो बड़ा एविडेंस था। नदीम मलिक साहब की इंटरव्यू यहाँ नहीं हो रही थी ना, यहाँ पे तो 3 पार्टीज की बात हो रही थी। अच्छा, अब मैं हारून रशीद साहब, यहाँ जो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमें रत्ती भर शक नहीं है कि शरीफ ख़ानदान की दौलत और नवाज और जो जरदारी ख़ानदान की दौलत है वो करप्शन से बनाई गई है। पाकिस्तान के लोगों को और रियासत को और इस माशरे को लूटा गया है एक सिस्टमेटिक प्रोसेस में। लेकिन महमल ये कह रही हैं कि अदालत में बात साबित नहीं हुई। मुझे अफसोस है, मुझे ये कहना पड़ता है लाइव टेलीविज़न में कि पाकिस्तान के पूरे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के मुंह पे ये थप्पड़ है जब पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर्स ये कहते हैं कि चूँकि अदालत से साबित नहीं हुआ, अगर ट्रायल ऑफ फर्स्ट कोर्ट से सज़ा हो जाती है तो कहते हैं अभी हाई कोर्ट में साबित नहीं हुआ, फिर हाई कोर्ट से हो जाती है, फिर कहते हैं सुप्रीम कोर्ट ने साबित करनी है। आई ऑनेस्टली रिक्वेस्ट द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कि आप तारीख पे बरे सग़ीर की मेहरबानी करें और करप्ट लोगों को करप्ट साबित करें। अगर पाकिस्तान की अदालतें, क्योंकि ये आर्गुमेंट ख़त्म होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट करेगी फिर कहेंगे रिव्यू नहीं हुआ। हारून साहब मुझे बताएं, मेरी मदद करें इस चीज़ में, ये पाकिस्तान के अदालती निज़ाम ने ये आर्गुमेंट पैदा करने की इजाज़त दी है जब महा करप्ट लोग जो हैं उनके खिलाफ आप करप्शन को साबित नहीं कर सकते और बाकी सब लोग पैसे चले जा रहे हैं महंगाई के नीचे। जब आप किसी चीज के हक में दलील देने का तहिया कर लें तो आपको कौन रोक सकता है? डॉक्टर शहबाज बिल को कौन रोक सकता है ये कहने से इमरान खान को हुक्मरानी नहीं आती?
जो उसको उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर बनाता है और हर नालायक आदमी को ओहदा देता है, और मेरा नहीं ख्याल है कि वो माली फवायद उनसे हासिल करना चाहता है किसी से। वो खुशामद पसंद इतना हो गया, ये हुक्मरानों में आम आदत होती है, मुझे इस पर ताज्जुब नहीं है। उस्मान बुज़दार को खुशामद की वजह से चीफ मिनिस्टर बनाया उसमें, जी उस्मान बुज़दार को चीफ मिनिस्टर खुशामद की वजह से बनाया। वो तो ठीक खुशामद भी मुझे करते नजर नहीं आते। इसलिए बनाया कि इस्लामाबाद से गवर्न करना है। मैं जानता हूँ ना उसको, और मैं मालूमात की बुनियाद पर भी कह रहा हूँ। मैंने उसके सबसे करीबी दोस्त से पूछा, आपको पता है मुझसे तो आजकल बहुत नाराज है, जब से मैंने उसे कहा तुझे क्या पता है तसव्वुफ का, और तेरे इर्द गिर्द जो लोग हैं उन्हें क्या पता है तसव्वुफ का, तो उस दिन से बहुत रूठा हुआ है और रूठा रहेगा कुछ अर्सा, फिर कभी फोन करेगा। उसे इसलिए बनाया कि इस्लामाबाद से गवर्न करना है। थ्योरी ये पेश की गई कि पंजाब का चीफ मिनिस्टर बहुत पावर एंजॉय करता है। तो भाई मेरा बावर्ची बहुत से इख्तियारात एंजॉय करता है, मेरा ड्राइवर बहुत से इख्तियारात एंजॉय करता है, वो उसका हिस्सा होता है। उसको जब किसी आदमी को कोई जिम्मेदारी दी जाती है तो कुछ हुकूक भी हासिल होता है। हाँ साहब, आपने कहते हैं क्लास ले ली है इमरान खान की भी और उस्मान बुज़दार की भी, इकट्ठे एक ही लाइन के अंदर है। अब उस्मान बुज़दार साहब के स्पोक्स पर्सन जो है नाज़रीन यहाँ स्टूडियो में मौजूद है। हमारे भाई हैं, इनकी तो ड्यूटी है। अच्छा, ना अभी देखिए, और ये बड़े लायक वकील हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। डॉक्टर शहबाज के लिए तो करनी चाहिए वकालत, पता नहीं क्या यहाँ कर रहे हैं। सर वकील नहीं है, पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं और इसे कहते हैं। अब इसमें मेरी कोई साजिश नहीं है। अब हो सकता है महमल के कोई लोग सोच रहे हो कि सर ये मैंने कोई साजिश की है। हारून रशीद साहब को तो प्रोड्यूसर साहब ने आज इन्वाइट किया था, मुझे तो पता भी नहीं था। लेकिन जो ये क्लास ली है आपके चीफ मिनिस्टर की उन्होंने, और आपके साथ ही प्राइम मिनिस्टर की भी ली है, फ्रॉम समवन हु न्यू द प्राइम मिनिस्टर फॉर द पास्ट 30 ईयर्स, इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? एक तो हारून साहब को मैं ये बता दूं कि हारून साहब से कोई नाराज़ नहीं है। कौन निकल सकता है इस दिल में उतर जाने के बाद? तो हारून साहब कैसे हो सकता है कि शायरी है, ये सच्चाई नहीं है, ये शायरी है। नहीं हारून साहब स्टैटिक्स और होती है, सच्चाइयाँ और होती हैं जिंदगी में। अच्छा, तो कह रहे शायरी है ये सब, ये जवाब भी नहीं है वैसे शायरी। अच्छा, तो मैंने तो उनको, क्योंकि मेरे बुजुर्ग हैं, मैंने उनको एक जवाब दिया है। जो असल बात ये है कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बहुत कम गो हैं, और मैंने कभी उन्हें, मैं आपको यकीन करें इसमें मुबालगाराई नहीं कर रहा, मैंने उन्हें प्राइम मिनिस्टर साहब को कभी, बल्कि एक दफ़ा एक तकरीर उनकी में मैं उन्हें कह रहा था कि आप चंद आखिरी लाइनें, प्राइम मिनिस्टर आए हुए हैं लाहौर में, तो एक यू नो नॉर्मल रूटीन का हिस्सा होता है कि चंद लाइनें आप उसमें लिखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर की लीडरशिप पे, कि आपने अच्छी लीडरशिप में पहले 100 डेज़ की। तो उन्होंने कहा कि यार ये बहुत सारी लफाजी लगेगी तो हम ये नहीं करते। तो तय हुआ कि हमने वो एक काम तो नहीं करते। कम से कम ये तो मैं भी कंफर्म कर सकता हूं। एक दो चीजें, उस्मान बुज़दार साहब तारीफ क्या करनी, उन्होंने वो इफेक्टिव ही नहीं है इस किस्म के मामले। नहीं ऐसा नहीं, अभी तक ऐसा ना करें, कई एंकर्स को प्रॉमिस करके दौड़ गए। नहीं, वो एक अलग बात है, वो इंटरव्यू नहीं देना चाहते। चलें बहरहाल इसमें बात करते हैं, ब्रेक ले लें, फिर इसके बाद बात करते हैं। अच्छा, शहबाज गिल साहब हाथ आ गए हमारे, ब्रेक के बाद बात करते हैं। नाज़रीन, वेलकम बैक टू एन एक्सट्रीमली तेज़ तुम काइंड ऑफ डिस्कशन। महमल, अगर मैं फिर आपकी तरफ आ सकूँ, वो जो सवाल है आपका, जो लॉजिक मुझे समझ आई है, जिस पे आपका स्टैंड पॉइंट है जो आपके आर्गुमेंट का, वो ये है कि जब तक अदालतें किसी को करप्ट न करार दे दें उतनी देर तक आप उसको करप्ट मानने के लिए तैयार नहीं। इन अदर वर्ड्स, आपके पास जो और सारा जो प्रिंसिपल ऑफ रैशनैलिटी है, जो प्रोसेस है, इंफॉर्मेशन है, एविडेंस है, जिसकी बेसिस पे पूरी दुनिया में, मगरब में अदालतें तो सियासतदानों को करप्ट नहीं करार देती, लेकिन वहाँ जब इल्ज़ाम लगता है तो उनको निकलना पड़ता है। आप उस पूरे प्रोसेस ऑफ रैशनैलिटी और मंतब को एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज़ करती हैं। आप कहती हैं कि जब तक सुप्रीम कोर्ट फाइनल रिव्यू में, यानी एक तो डिसीजन आ चुका ना, पहले सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन किया, फिर जॉइंट इन्वेस्टिगेशन का डिसीजन आ गया, फिर एक नायब की कोर्ट का डिसीजन आ गया, फिर हाई कोर्ट ने भी एक डिसीजन दे दिया, लेकिन आप कह रही हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट डिसीजन देगी फिर आप लोग कहेंगे कि इसका फाइनल रिव्यू होना चाहिए या इसको इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाना होगा। कब आप ये मानेंगे कि ये लोग करप्ट हैं? यार्ड स्टिक क्या है? नहीं मोहित, मैं ये बात नहीं करी। मैं बात ये कर रही हूँ कि देखिए, पाकिस्तान के अंदर एक हिस्ट्री है
फेक मुकदमे बनाने की। ये हमने नवाज शरीफ साहब के दौर में भी देखा था, जब 90s की अगर आपको याद हो कि उन्होंने जरदारी साहब पे मुकदमे तो उस वक्त के बने हुए थे। आप समझती हैं कि नवाज शरीफ के ऊपर जो सारा केस सुना है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो एक फेक मुकदमा है? नहीं, आप समझती हैं कि नहीं, देखिए मैं तो ये कह रही हूँ कि अगर नहीं, देखिए उसके अंदर भी जो देखिए जो हमें नजर आता है कि काफी नहीं, हमें नजर आता है कि काफ़ी चीज़ें उसके अंदर मैनेज की गई, क्योंकि अगर इस तरह ना होता तो फिर इकामा पे ना निकाला जाता। इकामा तो एक बिल्कुल एक और चीज़ थी ना, केस तो बिल्कुल डिफरेंट था। मोहित आपको भी पता है कि वो कितना लंबा चला, कितनी हाइप हुई, निकले इकामा के ऊपर। जरदारी साहब भी मैं कह रही हूँ 11.5 साल जेल काट के आए, निकला उनका कुछ नहीं, उनको बाइज्जत बरी किया गया। अभी भी जो केसेस है मैं ये नहीं कह रही कि नोबडी इज इनोसेंट पे एक्विटल हो। नहीं, आई एम सेइंग कि वी डोंट नो इफ दे आर इनोसेंट और नॉट। आपको याद होगा, आई एम नॉट डिक्लेयरिंग एनीबॉडी इनोसेंट ऑफ एनीथिंग, बट ओजे सिम्पसन का जो मर्डर ट्रायल था, अच्छा मैं महमल आपको याद कराऊंगा, एक दुनिया का बहुत ही मशहूर मर्डर केस है ओजे सिम्पसन का जो मर्डर ट्रायल है, जिसमें ओजे सिम्पसन ने अपनी एक्स वाइफ को, जो फुटबॉलर था सेलिब्रिटी कैलिफोर्निया में, उसके बॉयफ्रेंड को उसने डबल मर्डर का केस किया, जिसमें जो ज्यूरी ट्रायल हुआ उसमें ओजे सिम्पसन के ऊपर कत्ल साबित नहीं हुआ। उसके बाद एक सिविल ट्रायल हुआ डैमेजेस के लिए, जिसमें ज्यूरी ने ओजे सिम्पसन को मर्डरर माना और ओजे सिम्पसन की सारी प्रॉपर्टी कन्फिस्केट कर ली गई। अमेरिका का तमाम ज़राए इब्लाग, तमाम इंटेलिजेंसिया ओजे सिम्पसन को उसकी बीवी और उसके बॉयफ्रेंड का मर्डरर समझती है। उस पर फिल्में बनी हैं, डॉक्यूमेंट्रीज बनी हैं, कोर्ट में नहीं साबित हुआ। आप क्या समझती हैं कि ओजे सिम्पसन इसी आर्गुमेंट से मर्डरर नहीं होगा? क्योंकि ये चीज़ रोज़ होती है अदालती प्रोसेस में कि टेक्निकल बुनियादों पे जुर्म साबित नहीं हो सकता और मासूमों को सज़ा भी हो जाती। देखिए मेरे या आपके मोहित समझने से किसी को कुछ हो नहीं जाता, ठीक है, सीधी सी बात है। बात तो ये ना कि एट द एंड ऑफ द डे तो कोर्ट में या प्रोसेस एक होता है, पुलिस ने, एफआईए ने, बाकी सब ने जो है अपने सारा एविडेंस देना होता है। अच्छा, इसमें इनकॉम्पिटेंट है ना गवर्नमेंट। बार-बार आप लोगों ने यहां पे कहा कि ये गवर्नमेंट इनकॉम्पिटेंट है। फिर कह रहा हूं मैं कि इनकॉम्पिटेंट। जी मैं बताता हूं। देखिए, जब हमें इकोनॉमी मिली तो इनको 2.5 बिलियन का, ये बार-बार कहते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही थी, क्योंकि लोग सादा है, उनको समझ नहीं आती। इकोनॉमिक ग्रोथ ये होती है कि आप कर्जा लेके यहां पे कोई एक्टिविटी शुरू कर दें, दैट विल बी इकोनॉमिक ग्रोथ। ग्रोथ में 3 चीजें होती हैं, कंजम्पशन होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, नेट एक्सपोर्ट होती है। नेट एक्सपोर्ट आपकी जीरो है, आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको पता है फॉरेन नहीं हुई पिछले 8-10 सालों में, और आपकी कंजम्पशन जो है वो बिल्कुल हुई है। आपने बाहर से कर्जा लेके कंजम्पशन किया, उससे आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ नजर आ रही। आपकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है वो इकोनॉमी की हेल्थ नहीं बताती। पूरी दुनिया में जब आप कहीं भी कर्जा लेने जाते हैं, वो मूडीज है जो भी रेटिंग करता है, वो सिर्फ एक चीज देखते हैं, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है, आपकी इकोनॉमी सरप्लस में है या माइनस में है। इनको जब हुकूमत मिली थी 2.5 बिलियन इनका करंट अकाउंट डेफिसिट था, हमें 19 मिली। जिस बंदे को आप नालायक कह रहे हैं उसने 8 महीने में उसको 13 बिलियन पे लाया। अब आपको एतराज है डॉलर के ऊपर। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। मिफ्ता इस्माइल और खाकान अब्बासी का एक सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट है जी, उनका एक सोफिस्टिकेटेड आर्गुमेंट है। खाकान अब्बासी एज एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हमारे पास आए, वो ये कहते हैं कि इकोनॉमीज लेवरेज पे और कर्जे पे भी ग्रो करती हैं। अमेरिका की इकोनॉमी हेवीली अगर आप सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स पे, मैं एग्री करता हूं, अगर आप लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रोजेक्ट पे, प्रोडक्टिव प्रोजेक्ट्स पे लगाएं, आप 1648 मिलियन लगाएं ऑरेंज ट्रेन पे, एक ऐसे शहर पे जहां पे आपके पास बेरोजगारी है, जहां पे लोग खते गुर्बत से बहुत सारे नीचे रह रहे हैं उसकी सराउंडिंग्स में, जहां लोगों के पास, इनकी जब गवर्नमेंट गई है तो पंजाब के तकरीबन 30% हॉस्पिटल्स के अंदर कुत्ते के काटने की वैक्सीन नहीं थी। जहां पे बुनियादी ये प्रॉब्लम्स हो, आप वहां पे ऑरेंज ट्रेन चलाएं कर्जा लेके, तो उस पर आपकी इकोनॉमी जो है वो सस्टेन करेगी। आपने कितने बनाए थे सनती जोन, कोई एक भी रिवाइव्ड है? सुंदर बनाया था परवेज अलाई साहब ने पहले, बहुत देर पहले, वो थोड़ा बहुत रिवाइव्ड है, वो भी थोड़ा बहुत, प्रॉपर नहीं है पूरा। तो आप बताइए कितने रिवाइव्ड है, कितनों पे इन्होंने एफर्ट की पिछले सारे सालों में? तो मैं अपना आर्गुमेंट सिर्फ सर आखिरी 1-2 चीजें। एक तो इस गवर्नमेंट को ये इकोनॉमी इतना ये लूट मार करके गए, हमें इतने बुरे 8 महीने मोहित हमने आवाम को नहीं बताया। आप तो डॉलर की बात कर रहे हैं ना कि ये 145, 48, 50 पे चला गया। तो मुझे लगता था कि अगर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ना होते तो ये शायद डॉलर 200 को क्रॉस करता। जो उन्होंने मेजर्स लिए, अगर वो ना लेते तो ये आसान काम नहीं थे। ये जो गैस में सरप्लस छोड़ने गए थे, नहीं मेरी असम्पशन नहीं है। आपको याद है कि मैं प्रेडिक्शंस बुरी नहीं करता, आपके शो पे मैंने की हुई हैं। 2018 के मार्च में मैंने अरशद शरीफ के शो पे ये प्रेडिक्शन की थी, 2018 के मार्च में, कि डॉलर की असल वैल्यू 140 रुपए है। आपको पता है, आप ये करेक्ट करेंगे मुझे यहां पे, मैंने आपको जुलाई 2018 में बताया था डॉलर की क्या करेक्ट प्राइस है। ये पैसा डाल के डॉलर को रोकते रहे।
अच्छा, मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया। हारून रशीद साहब, चले, मुझे मैं बहुत माफी ही- मांग लूंगा। हारून रशीद साहब से मैं माफी मांग लूंगा। मैं बहुत ही माजरत खा हूँ हारून रशीद साहब, मैं आपको प्रोग्राम के आखिर में नहीं ले सका। मैं आपसे यही सवाल पूछना चाहता था कि मेरी ही तरह आप भी ये कहते हैं कि इमरान खान की हुकूमत ने इकॉनमी को कम से कम मिसमैनेज किया है, वहाँ तक उनकी इनकॉम्पिटेंस नज़र आती है। क्या आप इस बात से एग्री करते हैं? नहीं। बहरहाल डॉक्टर साहब ने उसको डिफेंड किया, महमल ने अपोजिशन का पॉइंट ऑफ व्यू दिया है। ये बहस का क्या भी फैसला कि आपको समझ आया नहीं, नाज़रीन इसका फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगले हफ्ते आपसे इंशाल्लाह मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया, देखते रहिए।